एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। इसमें मैंने जैसे कल बताया था कि आपको कुछ चीजों को छोड़ना है, कुछ चीजों को पकड़ना है। एक एग्जाम्पल भी है ये और एक चैप्टर भी है। चैप्टर को आसानी से समाप्त भी करेंगे और ये एग्जाम्पल भी है कि आपको कैसे पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं ताकि एग्जामिनेशन में आप थोड़े से हल्के दिमाग के साथ, बिना कम स्ट्रेस के साथ आप वहां पे आसानी से पेपर लिख सके। आज जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें डेविस की थ्योरी पढ़ेंगे। अमेरिका के भूगोलवेत्ता है ये, और इन्होंने जो साइकिल ऑफ इरोजन दिया था यानी अपरदन का जो सिद्धांत दिया था उसकी बात करेंगे। 1934 में इनकी डेथ हुई थी। डेविस के साथ ही पेंक भी जुड़ा हुआ है क्योंकि पेंक ने इन थ्योरी से थोड़ा सा वो आगे निकले थे। खैर उसको बाद में देखेंगे, अभी डेविस को हम लोग देखते हैं करके। डेविस की थ्योरी को हम लोग देखते हैं कि डेविस की थ्योरी में कैसे ये साइकिल ऑफ इरोजन को एक्सप्लेन करते हैं और वो छोटे छोटे पॉइंट क्रिटिसिज्म के साथ जो पूछा तो आप आराम से लिख देंगे। डेविस साहब ने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसमें ये कहा, उन्होंने एक साइकिल के रूप में इसको दिखाया है। यानी पहले चीजें ऊंची होती है, फिर उसको काट काट के छाट के छोटा कर दिया जाता है। साधारण भाषा में यहां पे ये कहा गया है कि कई अवस्थाओं से ये साइकिल गुजरता है। कई अवस्थाओं से साइकिल गुजरने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, बल्कि डेविस साहब कहते हैं एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस ये है कि जैसे ही कंप्रेशन, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स का इन्होंने बात किया है। इंडोजेनिक का मतलब होता है आंतरिक कारक और एक्सोजेनिक का मतलब होता है बाह्य बल। होता क्या है, इंडोजेनिक फोर्स के कारण कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं और जैसे ही बनते हैं जो इरोजन का फैक्टर है, जो वेदरिंग है और इरोजन है, वो स्टार्ट हो जाता है। यानी अपक्षय और अपरदन स्टार्ट हो जाता है। उसके कारण हर एक अवस्था में अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो उन्होंने कहा एक सीक्वेंस है, एक क्रम है। एक डिजाइन जो आप देख रहे हो वो अगले 20 साल बाद नहीं होगा या 100 साल बाद नहीं होगा, वो थोड़ा सा अलग डिजाइन में बदलेगा, वो थोड़ा और बदलेगा और बदलते बदलते वो फाइनली पेनी प्लेन में बदल जाएगा। यानी उन्होंने कहा कि पहले उसका इनिशियल फॉर्म होगा, फिर उसके बाद उसका सीक्वेंशियल फॉर्म होगा और उसके बाद अल्टीमेट फॉर्म होगा। यानी प्रारंभिक आकृति, अनुक्रमित आकृति और अंतिम आकृति। प्रारंभिक में क्या, जिससे स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। जैसे ही किसी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है उसके ऊपर तोड़फोड़ की घटनाएं शुरू हो जाती है। जैसे आप थोड़ा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करें ना, समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके पैर को खींचने लगेंगे, बदनाम करने से लेके कई सारे जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी सोशल मीडिया पे लोग हैं, जो भी इस तरह के पॉलिटिशियन या फेमस लोग हैं, उनकी क्रिटिसिज्म भी बड़े बड़े हैं। तो ये होने लगता है। तो खैर जिस तरह जैसे ही मान लो कुछ स्ट्रक्चर बनाना, तोड़ फोड़ की स्टार्टिंग शुरू हो जाती है और वो चलता रहता है तब तक जब तक कि अंतिम स्ट्रक्चर ना हो जाए। यानी उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला ना दिया जाए, उसको बराबर ना कर दिया जाए, तब तक ये चीजें चलती रहती है। तो अलग अलग स्टेज से जब ये गुजरता है, इसी को यूथ स्टेज कहते हैं, इसी को मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं, इसी को ओल्ड एज भी कहा जाता है। यानी ये जो अपरदन है या ये जो सीक्वेंस है, ये पहले युवावस्था में होता है, फिर ये ब्रॉड अवस्था यानी मैच्योर एज में आता है और फिर ओल्ड एज में जाता है। युवा अवस्था जब उत्थान हो रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है, उस समय जो इरोजन फैक्टर है वो कमजोर होता है। डेविस के साहब होता ही नहीं, डेविस के अकॉर्डिंग होता ही नहीं। जिस समय उत्थान हो रहा होता उस समय इरोजन होता ही नहीं। ये क्रिटिसिज्म भी है उनपे, पैंक क्रिटिसिज्म करते हैं और उसके बाद मैच्योरिटी स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है और ये फिर लंबा चलता है। तो इस तरह से ये 3 स्टेज हैं। अब यहां पर आ ये गया है कि जो चेंज है सरफेस के शेप में, यानी हमारे यहां जो धरातल है इसके शेप में चेंज है ना, कहीं खाई है, कहीं पहाड़ है, कहीं पे मतलब झील है। तो ये शेप में क्यों चेंजेस है? इसके लिए 2 फोर्स, एक को इंडोजेनियस, एक को एक्सोजेनियस।
इंडोजेनियस का मतलब अंतरजात बल, इसका मतलब होता है अंतरजात बल। अंतरजात बल का मतलब पता है, जो कंप्रेशन होता है ना, जिसको संपिंडन हिंदी में कहते हैं। कंप्रेशन होता है, सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है। तो जो आपने जीएस में पढ़ा होगा, तो उस कंप्रेशन के कारण संपिंडन होता है, उसके कारण भ्रंश यानी फॉल्ट का निर्माण होता है, दरार हो जाता है, कुछ चीजें उठ जाती है, फॉल्ट के कारण कुछ चीजें धंस जाती है। इसके अलावा वोल्केनिक एक्टिविटीज, भूकंप, इन सब के कारण अलग अलग तरह के अंतर्जात बल क्रिएट होते हैं और इससे अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। और जब स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है तब उसके ऊपर बहिर्जात यानी एक्सोजेनिक फोर्स काम करता है, जैसे तेज हवा, ग्लेशियर, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर। तो ये सब चीजें जो हैं वो उसको तोड़ फोड़ में उसी दिन से लग जाती है जिस दिन से ये ऊपर उठता है। तो ये चीजें, तो यहां पे डेविस साहब जो हैं वो ज्यादा जोर जो देते हैं, वो ज्यादा जोर देते हैं बहिर्जात पे, यानी एक्सोजेनिक पे उनका ज्यादा बल है। और वो कहते हैं कि ये चीजें मतलब यहां पे इनका कहना है ये चीजें तब तक चलती रहती है, इरोजन जब तक चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक कि वही जमीन दोज ना कर दिया जाए, यानी उसको मिट्टी में मिला ना दिया जाए। डेविस साहब ने इसी को साइकिल ऑफ इरोजन कहा है, या इरोजन साइकिल का, अपर्दन चक्र का है। ये एक्चुअली अपर्दन चक्र ही होता है कि जो अवस्था पहले थी उसी स्थिति पे लेके आ जाना। लेकिन इसको इन्होंने भौगोलिक चक्र भी कहा है, यानी ज्योग्राफिक साइकिल भी कहा है। ज्योग्राफिकल साइकिल इनका नाम दिया है इन्होंने। और उन्होंने कहा ये ज्योग्राफिकल साइकिल एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें जो चीजें ऊपर की तरफ उड़ जाती है, यानी जिसका उत्थान होता है, उसको फिर पेनी प्लेन जैसी स्थिति में ले आया जाता है, संप्राय मैदान उसका बना दिया जाता है, यानी पूरी तरह से प्लेन करने की कोशिश की जाती है। वो उसका ऊपर उठना और उसका प्लेन होना, ये दोनों के बीच का जो पूरा साइकिल है उसको उन्होंने ज्योग्राफिकल साइकिल भी कहा है। तो यहां पे वार्सेस्टर साहब ने इसको इरोजन साइकिल कहा है, यानी ज्योग्राफिक साइकिल की जगह पे इरोजन साइकिल कहना ज्यादा सही समझा है, क्योंकि इरोजन साइकिल एक टाइम पीरियड होता है जिसमें जो चीजें ऊपर उठी है उसको फिर से प्लेन कर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे, वो ये है कि ये इरोजन साइकिल और जियोमॉर्फिक साइकिल, इसको कई बार ना एक ही कह दिया जाता है। यानी ये जो अपर्दन चक्र है और ये जो भवाकृतिक चक्र है, हिंदी में, इंग्लिश में ज्यादा इजी है, जियोमॉर्फिक साइकिल, इन दोनों को इक्वल कह दिया जाता है कि दोनों बराबर है, बट ऐसा नहीं है। देखिए अंतर क्या है, अंतर ये है कि जैसे इसको यहां से इमेज पे समझने की कोशिश कीजिए। अपर्दन चक्र एक पीरियड है, एक टाइम पीरियड है जहां से जो चीजें ऊपर उठी है उसको प्लेन कर देना है, वो एक पीरियड है। अपर्दन चक्र यानी जो इरोजन साइकिल होता है वो एक पीरियड होता है, उस पीरियड में उसको जो चीजें ऊपर है उसको जमीन दोज कर देना है, उसको बराबर करना है, तो वो एक समय का पीरियड होता है। लेकिन अभी देखो इसको, यहां पे जियोमॉर्फिक साइकिल जो होता है ना, ये क्या है, ये एक समय का पीरियड है, यानी वो 1 लाख साल लगे, 10,000 साल लगे, वो एक पीरियड है। इन 10,000 साल में जियोमॉर्फिक साइकिल क्या करेगा, जियोमॉर्फिक साइकिल का क्या है, जैसे मान लीजिए यहां पे अभी ये स्ट्रक्चर बना, आगे जाके इसी अभी कटाव जारी है, आगे जाके दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके आगे तीसरा स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस इरोजन साइकिल के दौर में जो कटाव होता है उसके कारण जो अलग अलग तरह की स्थलाकृति बनती है उसी को हम लोग जियोमॉर्फिक साइकिल कहते हैं। यानी इस दौर में जो अलग अलग तरह की स्थलाकृतियां का निर्माण होता है अपर्दन चक्र के कारण, यानी इरोजन साइकिल के कारण, उसी को हम भवाकृतिक चक्र या जियोमॉर्फिक साइकिल कहते हैं। तो दोनों के बीच में बेसिक ये डिफरेंस है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये टाइम को डिनोट करता है, ये समय को इंडिकेट करता है। दूसरी तरफ ये जो जियोमॉर्फिक साइकिल है ये उस समय के स्ट्रक्चर की अवस्थाओं को, उसके डिजाइन को इंडिकेट करता है। तो बेसिक बड़ा अंतर है इन दोनों में। अब
आगे चले तो आगे आप देखेंगे यहां डेविस साहब ने कहा है लैंडस्केप इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेजेस। यहां पे क्या कहते हैं कि कोई भी जो दृश्य भूमि, जो चीजें हमें दिख रही है, वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होती है। यहां पे ये क्या कहते हैं डेविस साहब कहते हैं जो भी स्ट्रक्चर आपको बाहर दिखा रहा है ना अलग अलग तरह का, वहां पे कई सारी चीजें मैटर करती है। यानी मान लो कोई पहाड़ है, अब वो टूट फूट रहा है, दूसरा भी पहाड़ वो कम टूट फूट रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है, एक का निर्माण बहुत पहले हुआ होगा, दूसरा का निर्माण बाद में हुआ होगा। एक और मतलब हो सकता है एक बहुत ही कड़ा चट्टान होगा, हार्ड रॉक होगा, मान लो इग्नियस रॉक है वो, दूसरा वाला सेडिमेंट्री रॉक है, तो वो उसकी अपेक्षा मुलायम है। हो सकता है उसके अंदर चूना ज्यादा हो जो घुल रहा हो सकता है वो ऐसे जगह पे हो जहां हवा बेरोक टोक चल रही हो। तो कई जो स्थलाकृतियां बनती है, ये जो देख रहे हो आप, ये चट्टान यानी रॉक का स्ट्रक्चर किस समय कौन बना, कोई पहले से है कोई बाद से है, उसकी स्थिति कहां पे है, इन सब के कारण इस तरह से जो आप लैंडस्केप देखते हैं, कहीं पे आप मशरूम रॉक देखोगे, कहीं पे आप जुगेन देखेंगे, कहीं यारडांग देखेंगे, कहीं ग्लेशियर देखेंगे, कहीं सर्ग देखेंगे, तो उसके पीछे रीजन ये कि कब, कहां और कैसे, किस अवस्था में है, उसके कारण अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण होता है यहां पे। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज है एक और है कि जो भी धरातल पे वेदरिंग होता है, इरोजन होता है, उसके कारण अलग अलग तरह के स्थलों का निर्माण होता है। अब अपरदन चक्र जो है, सॉइल इरोजन, उस पे जो इंपैक्ट आप देखते हैं, जो उसका स्वभाव है, वो उसके अंदर जो शामिल होने वाला ताकत है उस पे डिपेंड करता है। यानी ये जो आप अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स देखते हैं, अलग अलग तरह के जो स्ट्रक्चर देखते हैं, वो एक्चुअली अपरदन चक्र में जो भी प्रोसेस शामिल होता है वो उस इरोजन के फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक्चुअली इन्होंने इसको, इस प्रक्रम को फैक्टर कहा है। ठीक है, फैक्टर कहा है। ये जो फैक्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है अंतर्जात, एक बहिर्जात। क्लियर, एक होता है इंडोजीनियस, एक होता है एक्सोजीनियस। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक होता है इंडोजीनियस, एक होता है एक्सोजीनियस, एक होता है अंतर्जात पल और एक होता है बहिर्जात पल। डिस्कशन हो चुका है इस पे। अब देखो, अब जब यहां पे अंतर्जात और बहिर्जात, तो यहां कहे कि डेविस क्या दोनों पे बात करते हैं, तो नहीं, डेविस को अभी इंडोजेनियस से कोई मतलब नहीं है, वो एक्सोजेनियस की बात करते हैं। यानी वो नदी की बात करेंगे, हिमानी की बात करेंगे, हवा की बात करेंगे, ग्राउंड वाटर की बात करेंगे, यानी बाहरी में, यानी जो धरातल के ऊपर जो चीजें हैं अपरदन और वेदरिंग के लिए, उसकी बात वो करते हैं। यानी उसकी वो बात करते हैं, वो अंदर के ज्वालामुखी और वोल्केनो की बात नहीं करते, भूकंप की बात नहीं करते हैं डेविस साहब, वो उसकी बात करते हैं जो इस सरफेस के ऊपर है। ठीक है, अब यहां पर एक और, अब यहां पर देखिए कि ये बात कर रहे हैं किसकी, सिर्फ एक्सोजेनिक फोर्स की। यहां पे जो इनका अपरदन है, ये कहते हैं इरोजन साइकिल में 3 अवस्था होती है, एक होता है यंग, एक होता है मैच्योर, एक होता है ओल्ड स्टेज। यहां पे पंगा है, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी भयंकर हुआ है यहां पे। यहां पर देखो ये क्या कहते हैं, यंग स्टेज, प्रौढ़ाड़ी। ये कहते हैं यंग स्टेज में स्थलाकृतियां थोड़ी, मतलब यंग स्टेज में आपको धरातल पे विषमताएं या धरातल पे जो डाइवर्सिटी है वो आपको कम दिखेगी। यानी जो स्टार्टिंग होता है, वो स्टार्टिंग जैसे नदी के द्वारा अगर घाटी बनाई जा रही है यू आकार की, भी आकार की, ग्लेशियर के द्वारा यू आकार की घाटी, तो वो कहते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है ना, यंग स्टेज में क्या होता है, आपको कम दिखेगी, आपको दिखेगा विषमताएं तो स्टार्ट हो ही जाती है, लेकिन वो कम दिखती है। लेकिन जब हम मैच्योर स्टेज में आते हैं, इसमें भी कौन, पहला और दूसरा, यानी स्टार्टिंग का जो मैच्योर स्टेज होता है, यहां पे वो घाटियां और गहरी होती जाएगी और भी अलग अलग तरह का स्ट्रक्चर बनने लगेगा। तो स्टार्टिंग के फेज में जो विभिन्नताएं हैं, जो डिफरेंस है, वो जो डाइवर्सिटी है, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद ये जो है मैच्योर स्टेज तक रहता ही रहता है, लेकिन लास्ट मैच्योर स्टेज जो आता है, लास्ट स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, वहां पे अब इसके अंदर कमी आनी शुरू होती है, जो वृद्धावस्था तक रहता है, ओल्ड एज तक होता है। यानी ये ओल्ड एज में क्या है
कि वो जो ऊंचाई बनी, वो जो गड्ढा बना, जो भी था उसको फिर से हमको पेनी प्लेन कर देना है, फिर से हम उसको समप्राय मैदान में बदल देना है। ये इसका मकसद होता है। तो ये ओल्ड स्टेज में उन विषमताओं को कम करके बराबर मैदान बनाने की कोशिश की जाती है। ये इस स्टेज में होता है। तो ये तीनों, यानी जैसे नदी के द्वारा वी आकार की घाटी बनाना, ये यंग स्टेज का निशानी है। झील का निर्माण होना मैच्योर स्टेज की निशानी है। और पेनी प्लेन का बनना है, यहां पे पेनी प्लेन का बनना जो है, वो पेनी प्लेन का जो बनना है वो ओल्ड स्टेज की निशानी है। यहीं पे कुछ स्ट्रक्चर रह जाता है, बीच बीच में उभरा हुआ पत्थर रह जाता है जो नहीं टूटता है, नहीं कटता है, तो उसको मोनेडोनॉक भी हम लोग कहते हैं। याद है ना, उभरा हुआ कुछ हिस्सा जो नहीं कटा, पेनी प्लेन का वो हिस्सा जो थोड़ा ऊंचा ऊंचा दिखता है, नहीं कट पाया, उसको मोनेडोनॉक कहते हैं। ये पहले स्टेज पे, ये झील दूसरे स्टेज पे, और तीसरे स्टेज पे इस तरह से पेनी प्लेन का निर्माण होता है। एक और बात कहते हैं कि जो उत्थान यानी अपलिफ्टमेंट का जो टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, वो कम टाइम में होता है। और जब तक वो बढ़ रहा होता है ना, तब तक इरोजन इफेक्टिव नहीं होता। वो एक बार बढ़ना रुक जाता है, तब इरोजन इफेक्टिव होता है। यहां पे इन्होंने बताया कि जब वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो, यानी विषमताएं जब पैदा हो रही होती है, यानी खासकर यूथ स्टेज या प्रौढ़ावस्था, यानी अभी हम देखेंगे एक ग्राफ से, यानी यंग और मैच्योर एज बहुत ज्यादा समय तक नहीं रहता। यंग एज तो थोड़ा रहता भी है, मैच्योर एज ज्यादा नहीं रहता, ओल्ड एज सबसे ज्यादा रहता है। यानी जो उत्थान की अवस्था है वो लंबी नहीं होती, बल्कि जो कटाव यानी इरोजन की अवस्था है वो लंबी होती है। इसको एक ग्राफ के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं डेविस साहब। इसको यहां पे देखिए, इस मैप को अगर आप देखोगे तो डेविस साहब यहां पे ये हाइट को दिखा रहा है, ये टाइम को दिखा रहा है, ACBD। ये जो है औसत ऊंचा, जो अधिक ऊंची चीजें होती है उसके बारे में दिखाया जा रहा है। ये औसत नीची, जो ऊंचाई कम जिसकी होती है, उसको ये दिखा रहा है। यहां पर देखिए कि ये वाला जो स्टेज है वो यंग स्टेज को डिनोट कर रहा है, ये वाला यंग स्टेज को डिनोट कर रहा है, और इसमें, और ये भी यंग स्टेज को बता रहा है, ठीक है, यंग। अब यहां से यहां तक ये प्रौढ़ावस्था यानी मैच्योर स्टेज को एक तरह से दिखा रहा है, लेकिन ये वाली जो स्थिति है जो लंबी जा रही है, ये ओल्ड एज को दिखा रहा है। यानी अब इसको बराबर किया जा रहा है। अभी ये जब तक उठा तब तक इरोजन काम नहीं किया, प्रौढ़ावस्था में ये बढ़ भी रहा है और इरोजन भी काम कर रहा है। तीसरे, अब जो है इनका बढ़ना रुक गया है, अब सिर्फ कटाव चल रहा है। तब तक चलेगा जब तक प्लेन ना हो जाए। ये सबसे लंबा अवस्था होता है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ ऊपर की तरफ उठ रहा है, यानी सिर्फ उत्थान हो रहा है, यहां पे उसको मेंटेन रखा गया। यहां पे इरोजन नहीं है, यहां अपर्दन नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये अवस्था में थोड़ा थोड़ा उठ भी रहा है या मेंटेन रखे हुए, साथ में इरोजन भी चल रहा है। इसके बाद जब पूरी तरह से रुक जाता है तो इरोजन ही इरोजन है, अपर्दन ही अपर्दन है। मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया, पेनी प्लेन तक पहुंचाने की प्रक्रिया, मोनोडोनॉक तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो चलती है, और ये सबसे लंबी अवस्था होती है। क्लियर। अब इनको छोड़ा नहीं गया एक्चुअली, ये पहला, दूसरा और तीसरा, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, 3 अवस्थाएं हैं। इसमें तीसरा सबसे लंबा है। उसके बाद अब इनको छोड़ा नहीं गया, क्रिटिसिज्म हुई है, भर भर पेट क्रिटिसिज्म हुआ है। क्या हुआ है देखते हैं। तो पहला पेंक साहब ने क्रिटिसिज्म किया है, डेविस और पेंक है ना, पेंक ने बोला इनका जो नाम है ना, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जो इंसान की अवस्था से इन्होंने नेचर को डिनोट करने की कोशिश की है, भौगोलिक चक्र, अपर्दन चक्र, ये सही नहीं है। इंसान का आना किस एज में कब होगा, कब मरेगा, ये लगभग तय होता है। बोले नेचर के साथ इसको रिलेट नहीं करना चाहिए, ये एक गलत है। और यहां पे कोई कौन थोड़ा चलेगा, कौन लंबा चलेगा, कौन बहुत लंबा चलेगा, ये भी परिस्थिति के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसको एज इट इज जो है ना, हम नहीं कह सकते। उसके अलावा वो मॉल साहब कहते हैं कि ओवर सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, यानी इन्होंने जो इनका इरोजन ऑफ साइकिल है ना, या इरोजन साइकिल है यानी अपर्दन चक्र है, इसको इन्होंने बहुत आसान बना दिया। इन्होंने लैंडस्केप को ज्यादा नहीं देखा,
परिस्थितियों को ज्यादा नहीं देखा और एक साइकिल इन्होंने तैयार कर दी और मान लिया कि ये सब जगह फिट होता है। एबीसी वाला जो ये वाला काम किया ना, ये इन्होंने इसको सब जगह, तो इन्होंने कहा कि ओम ऑल साहब कहते हैं कि इन्होंने इसको ओवर सिंप्लीफाइड, बहुत अधिक सरल कर दिया जितना वो है नहीं। इसके बाद अगला है कि स्थलखंड के उत्थान के पूर्ण होने पे, यानी इसको ऐसे बोला गया कि इन्होंने क्या कहा कि जब तक ये जो अपलिफ्टमेंट है, जब भी इसका जो राइज है वो जब तक, यानी उत्थान जब तक पूरा नहीं होता तब तक अपर्दन नहीं होता। पेंक ने भी क्रिटिसिज्म किया, बहुत लोगों ने किया कि क्या इंतजार करता रहेगा अपर्दन करने वाला हवा, ग्लेशियर, पानी, जो भी है, क्या वो वेट करता रहेगा कि भाई ये कब तक पूरा होगा, अब हम इसको काटने के लिए बैठेंगे? नहीं ना, थोड़ा भी उठाने की वो शुरू है। ये अलग बात है कि उत्थान का रेट इतना, उत्थान जो है यानी अपलिफ्टमेंट जो हो रही है वो इतनी अधिक हो रही है, इतनी अधिक हो रही है कि वो जो इरोजन हो रहा है वो पता नहीं चल पा रहा। लेकिन वो बैठा हुआ नहीं है, ये क्या कह रहे हैं कि यहां तक कुछ नहीं होता, इसके बाद इरोजन स्टार्ट होता है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि स्थलखंड के उत्थान की प्रक्रिया, यानी जो प्रोसेस ऑफ अपलिफ्टमेंट है स्थलखंड का, उसका कॉन्सेप्ट भी इनका थोड़ा गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि ये कहते हैं कि ये तुरंत हो जाता है, कुछ ही समय में, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता और तुरंत हो जाता है और रुक जाता है। बस जबकि कई जगह पे देखा गया है कि जो अपलिफ्टमेंट है वो चलता जा रहा है, जैसे हिमालय हर साल बढ़ता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी चीजें हुई वो एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जहां पे उनके विकास को एक लंबे समय से वो विकास हो रहा है और अभी भी होता जा रहा है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हो गया। इसके बाद क्रिटिसिज्म क्या है कि युवा अवस्था तक स्थलखंड का उत्थान मतलब स्टैंड स्टिल होता है और उसकी ऊंचाई में ह्रास नहीं होता। ये भी एक क्रिटिसिज्म है। यहां पे जो इन्होंने बोला कि स्टैंड स्टिल होता है यानी जैसा का तैसा रहता है, यानी अगर ये 10,000 साल तक अगर ऊपर की तरफ उठ रहा है, या चलो 2,000 साल तक ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये कहेंगे ना अभी उठ रहा है कुछ नहीं होगा इसका। लेकिन ये गलत है, ये पूरा गलत है। ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर पहाड़ उठ रहा है तो अपर्दन करने वाली चीजें भी तो डायरेक्ट अटैक कर रही है। वो टूट भी रहा है लेकिन उसके ऊपर अपलिफ्ट होने का स्पीड इतना तेज है कि हमें पता नहीं चल पाता। क्या हिमालय टूट नहीं रहा है? हिमालय भी टूट रहा है लेकिन उसके बढ़ने की जो दर है वो ज्यादा है। तो उसी तरह से जो कोई भी स्थलखंड है, मान लो मिट्टी का पहाड़ है, पठार है, जो भी है, वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, चलो ठीक है, लेकिन वो उठने के दौरान टूट भी रहा है। ये कह रहे कि नहीं, तब तक नहीं टूटता जब तक वो रुक नहीं जाता, या कम नहीं होता जब तक रुक नहीं जाता। बट ऐसा नहीं है, उसके ऊपर अटैक लगातार जारी है, वो टूट फूट भी रहा है लेकिन वो इतना तेज उठ रहा है कि पता नहीं चल पा रहा। तो यहां भी इनका क्रिटिसिज्म हो गया। और एक और है कि अधिकांश लोग ये मानते हैं, डेविस ने कहा कि साइकिल पूरा होता है, अधिकांश भूगोलवेत्ता का मानना है कि इरोजन ऑफ साइकिल तो कभी पूरा ही नहीं होता, ये रियली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और गलत भी नहीं है। मतलब इनका क्या कहना है, ऊंचाई पे आए, कुछ दिन टिका, फिर वो टूटते टूटते वो बड़ा हो जाएगा। तो कई सारे जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने प्रूफ किया कि ये रियल नहीं है। एक्चुअली मान लो कोई स्ट्रक्चर टूट रहा है, पेनी प्लेन जैसी अवस्था में आया, लेकिन हो सकता है वो पठार बन जाए। ये संभव है कि हो सकता है कुछ समय के बाद वो पठार बन जाए। ये भी संभव है कि वो पेनी प्लेन बना, बाद में धस के नीचे चला जाए, और हुआ भी है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से उन्होंने उसके उठ जाने का, धस जाने का भी एविडेंस दिया है। तो जरूरी नहीं है कि वहां पे आने के बाद वो पूरा हो जाए। वो पूरा हुआ ही नहीं, उसके पहले ये कांड हो जाए, फिर वो काम में लग जाएगा। तो ये सारी चीजें डेविस और पेंक के बारे में, डेविस के बारे में है, पेंक के बारे में नहीं है। पेंक ने इसको क्रिटिसिज्म किया है। और तो लेकिन डेविस ने जो उस समय अपना इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन दिया है, वो काफी सिंप्लीफाई कर दिया। तो इतना ज्यादा जो जटिल और कॉम्प्लेक्स था उसको समझने में थोड़ी आसानी हुई, और आगे जाके कई सारे और लोग ने इनके ऊपर काम किया। पेंक भी इन्हीं के बाद, पेंक ने इन्हीं के थ्योरी को काटा है, कुछ ऐड किया है और अपनी थ्योरी दिया है। तो उसके कारण जिसके बाद लोग आए तो उसके लिए एक अच्छा बैकग्राउंड इन्होंने तैयार करके रखा डेविस साहब ने। होपफुली की चीजें समझ में आई होगी। इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे ना
तो लिखना आसान हो जाएगा, पॉइंट आपके हाथ में रहेगा और डील कर लोगे आराम से। मिलते हैं अगले वीडियो में।